ओके, कैसा हुआ था कल टेस्ट? अल्लाह का शुक्र है गया ही नहीं टेस्ट रूम में। बेड रेट रिकवरी हम रिवाइज करते हैं इंशाल्लाह, क्लास पूरी हो जाए तो। बेड रेट रिकवरी अभी आप आ जाएं उधर जिथे CSC पेज 146 पे आ जाएं। घर में भी इसी तरह करते हैं? कोई बड़ा आपका घर में करते हैं तो आप साथ? अच्छा, अच्छा जी। एक है मोहतरम कैश अकाउंटिंग। ज़बरदस्त यार, चादर कहाँ से पहन के? सिंध से। चलो जल्दी बैठो। अच्छा, एक होती है कैश अकाउंटिंग और आप भी एक होती है कैश अकाउंटिंग, एक होती है एक्रूअल अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग ये कहती है कि जब पैसे जाएं तो खर्चा बुक करो, जब पैसे तो खर्चा बुक करो। अगर आपने बिजली आती है घर, अगर आपने बिजली 12 महीने इस्तेमाल की, अगर आपने बिजली 12 महीने इस्तेमाल की लेकिन आखिरी महीने का बिल नहीं दिया, तो पेमेंट कितने महीने की होगी? 11 महीने की। बिजली इस्तेमाल कितने महीने हुई? 12 महीने। और बिजली का बिल पे कितने महीने का किया? 11 महीने का। अब कैश अकाउंटिंग क्या कहती है कि कितना खर्चा बुक करो? 11, जितना कैश पे किया। और एक्रूअल अकाउंटिंग क्या कहती है? कितना खर्चा बुक करो? 12। तो अब आप मुझे बता दें, अगर मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो करूं तो व्हाट विल बी माय जर्नल एंट्रीज? अगर मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो करूं तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? 11 से। और अगर मैं एक्रूअल अकाउंटिंग यूज करूं तो फिर मैं खर्चा कितना बुक करूंगा? 12। लेकिन कैश तो मेरा अभी तक 11 गया सिर्फ, बाकी आखिरी महीने का बिल अभी तक पेएबल है, तो पेएबल क्रेडिट कर देंगे। नोट कर लें। जी, पेज नंबर 146। कैश अकाउंटिंग कहती है जो पे हुआ वो खर्चा है, एक्रूअल अकाउंटिंग कहती है जितनी बिजली इस्तेमाल हुई वो खर्चा है। कल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लाइब्रेरी ओपन होगी, ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको ना कोई कमरा बता दिया जाएगा अगर आप कल तशरीफ़ लाना चाहें। अच्छा जी, तो कैश अकाउंटिंग कितने लोगों ने आना है कल लाइब्रेरी में? अच्छा, कैश अकाउंटिंग क्या कहती है? कितना खर्चा बुक करो जो पे हुआ। और एक्रूअल अकाउंटिंग क्या कहती है? जितना बिजली इस्तेमाल हुई उतना खर्चा बुक करो। ये कैश और एक्रूअल अकाउंटिंग में फ़र्क है। अच्छा, अब हम टैक्स की जब कर रहे हो, टैक्सेशन कर रहे हो चीज़ों की, तो कैश अकाउंटिंग फॉलो करें या एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें, उसके लिए लॉ मेकर कहते हैं आपकी चॉइस है। जो मेथड आप अकाउंटिंग में नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हो वही मेथड आप इस्तेमाल कर लो टैक्स में भी। अ person's income shall be calculated as per the method of accounting
रेगुलरली एम्प्लॉयड। रेगुलरली एम्प्लॉयड का मतलब लिखें, जो अकाउंटिंग में मेथड फॉलो कर रहे हैं वही टैक्स में भी फॉलो कर लें। जो अकाउंटिंग में मेथड फॉलो कर रहे हैं वही टैक्स में भी कर लें। ओके, नेक्स्ट। अकाउंटिंग में अगर कैश अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इधर भी कैश कर लें टैक्स फॉलो की नज़र में। अगर अकाउंटिंग में एक्रूवल कर रहे हैं तो इधर भी एक्रूवल कर लें। बिजनेस का चैप्टर आप सुन लेते हैं ट्यूसडे को, ठीक है। बिजनेस का चैप्टर तो वो तो साथ साथ चल रहा है ना, तो इस लेवल पे आके तो अब आप नहीं ये कर रहे कि चलो बाद में कर लेंगे। अब तो माशाल्लाह आपने साथ साथ चैप्टर करने शुरू कर दिए, बहुत अच्छी बात है ये। पॉइंट नंबर 2 जी, ट्यूसडे को इंशाल्लाह बिजनेस का चैप्टर सुनूंगा मैं आपसे, आप मेरे से नहीं। लेकिन यार कंपनीज के लिए बाइंडिंग है, लेट आने वाले बबलू आज पहली जगह खाली है आपकी। कंपनीज के लिए बाइंडिंग है कि इन्होंने कौन सा मेथड फॉलो करना है, एक्रूवल। इनके लिए चॉइस नहीं है कैश या एक्रूवल। अ कंपनी शेल रिकॉर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एन एक्रूवल बेसिस। कंपनी एक्रूवल बेसिस फॉलो करेगी। वाइल अदर पर्संस, ये कौन होंगे, इंडिविजुअल्स, और मैं रिकॉर्ड बोलें, मैं रिकॉर्ड ऑन कैश, दोबारा बोलें, और मैं रिकॉर्ड, वापस आ जाए पाकिस्तान में, और ऑन एक्रूवल। इनकी मर्जी है या कैश अकाउंटिंग फॉलो कर लें या एक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो। कंपनीज ने कौन सा यूज करना है, इंडिविजुअल्स की मर्जी है, चाहे कैश चाहे एक्रूवल। अच्छा, एक तो सारी बातों की एक्सेप्शन है, बोर्ड अगर चाहे तो किसी भी बंदे को कह दे जो बिजनेस इनकम कमा रहे कि तुम कैश फॉलो करोगे या, हालांकि इंडिविजुअल एओपी के पास चॉइस है, लेकिन अगर बोर्ड कह दे तो वही करना पड़ेगा। हालांकि कंपनी के लिए बाइंडिंग है एक्रूवल, लेकिन अगर बोर्ड कह दे तो वही करना पड़ेगा। तो बोर्ड इंडिविजुअल को, एओपी को या कंपनी को जो कहेगा उनको फिर वही करना पड़ेगा। अगर बोर्ड ने नहीं कहा फिर आप जो मर्जी करें। अगर कंपनी है तो एक्रूवल, वो तो मस्ट है, और अगर इंडिविजुअल एओपी है तो कैश या एक्रूवल। A person may apply for a change in person's method of accounting। अगर आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करवाना है तो उसके लिए आप कमिश्नर को एप्लीकेशन दे दें। जैसे आपने नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाने के लिए और स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर पे जाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, ऐसे कैश से एक्रूवल पे जाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और एक्रूवल से वापस कैश पे आने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद जो है वो नींद टेक ना लगाओ, वैसे भी दीवार के ऊपर ऑयल लग जाता है सर से। अच्छा, अ पर्सन में अप्लाई फॉर अ चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग ये ज्यादा होता है, कैश इस्तेमाल करते करते आपका दिल चाहे एक्रूवल की तरफ स्विच कर जाए, दिल नहीं चाहे। एंड कमिश्नर विल अप्रूव इफ चेंज इज नेसेसरी टू रिफ्लेक्ट द इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर कमिश्नर को लगे कि आपकी ये अकाउंटिंग आपके लिए अच्छी है तो फिर ठीक है। नेसेसरी की जगह उधर लिखा होता है कंपेलिंग नीड आपने शो करनी है, अशद जरूरत शो करनी है, फिर आपको टैक्स ईयर बदलने दिया जाएगा। तो नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल पे वापस आने की इजाजत है, लेकिन इसके लिए आपको कमिश्नर से क्या लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी, और आपको अशद जरूरत शो करनी पड़ेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ ली हुई है वैसे चैप्टर 4 में एक दफा, पॉइंट 5 वाली दोबारा पढ़ लेते हैं। आप एक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे 2010 में, और 2011 में आप स्विच कर गए कैश अकाउंटिंग की तरफ। अब आपने बिजली का बिल पेएबल में डाला था, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अगले साल आपने सोचा कि मैं पेमेंट बेस पे आ जाऊं। अब अगले साल ये वाला बिजली का बिल आपको पता है पे होगा,
जब ये वाला बिजली का बिल पे होगा तो आपने पे करने पर खर्चा दोबारा रिकॉर्ड कर लिया, ये तो गलत है। और आपने लॉजिक ये दी कि अब मैं कैश अकाउंटिंग यूज कर रहा हूं, तो ये तो डबल डिडक्शन होगी। डबल डिडक्शन को तो प्रिवेंट करना है, चैप्टर 4 में पढ़ा था। इसकी जगह मैंने कहा था इसको काट के, जब आप एक्रूअल से कैश से एक्रूअल की तरफ स्विच करें तो थोड़ा सा ध्यान कर लें। क्या ध्यान कर लें? कि आपने खर्चे को डबल बुक नहीं करना। क्या है? ध्यान कर लें, बोलें, खर्चे को डबल बुक नहीं करना। इसी तरह एक मिसाल इनकम की ले लें, फिर नोट कर लें। आपने बोतल बेची उधार पे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। आपने बोतल बेची उधार पे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। जब ग्राहक पैसे देने आया तब आप कैश अकाउंटिंग पे आ चुके थे, एक्रूअल से कैश पे स्विच कर गए थे। जब ग्राहक पैसे देने आया तो आपने एंट्री की कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और आपने वजह यह कही कि अब मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं तो इसलिए मेरी इनकम है ये। लेकिन ये बात तो गलत है, ये तो डबल इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। इसको रोकने के लिए क्या एंट्री करें? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। चलें जी, नोट करो। ना डबल खर्चा बुक करने, ना डबल इनकम बुक करनी है। भाईजान इधर। अच्छा, आगे चलें। फिर मैं जूते मारूंगा तो शुक्र करोगे? उस्ताद की जूते पड़ेंगे। अच्छा, चलो आगे चलो। बहुत खुशकिस्मत है आप अगर आपको नेक दोस्त मिला हुआ है। जल्दी जल्दी जल्दी, कंपनी के असरात होते हैं। चलें जी, अगर एक बंदे का मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो जाए, अगर एक बंदे का रंग धूप में काला हो जाए, नहीं 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 नहीं, अगर एक बंदे का मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो जाए, द बंदा में नहीं, द बंदा शेल, द बंदा शेल एडजस्ट इनकम्स, एडजस्ट डिडक्शंस एंड एडजस्ट टैक्स क्रेडिट्स। इनको ऐसे एडजस्ट करो सो दैट नो आइटम इज ओमिटेड, कि दोनों साल ही सेल बुक ना हो रही हो, ये भी नहीं करना। नो आइटम इज ओमिटेड एंड नो आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस। ना आपने सिरे से ओमिट करने और ना आपने डबल रिकॉर्ड करना है, बल्कि मैनर रवि का रास्ता इख्तियार करना है। एक दफा सेल बुक करनी है, या अगर खर्चा है तो एक दफा बुक करना है, दो दफा बुक नहीं करना। ये था जी कॉन्सेप्ट। यहां ना डबल इनकम बुक करनी है और ना डबल खर्चा बुक करना है। जैसे अम्मी 2 बर्गर रख के जा रही हों, एक आपके लिए एक आपके छोटे भाई के लिए, और अम्मी आपको कह के जाए बेटे खाना भूल ना जाना, तो ना आपने खाना भूलना है और बेटे डबल भी ना खा लेना, तो बस एक खाना। ये बात हो रही है। जहाँ अगर एक बंदे का मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदल जाए तो 3 चीज़ों को एडजस्ट करना है, इनकम को, खर्चों को और टैक्स क्रेडिट्स को। किस तरह एडजस्ट करना है? कि कोई आइटम आप भूल ना जाएं और ना कोई आइटम आप डबल रिकॉर्ड कर लें। सॉरी भाई, आपको बता रहे हैं कि कैश अकाउंटिंग क्या होती है। आप जो कि अकाउंटिंग के दादा हैं, आपको बता रहे हैं कैश अकाउंटिंग क्या होती है।
कहते हैं कैश अकाउंटिंग में इनकम तब रिकॉर्ड करना जब मिल जाए, खर्चा तब रिकॉर्ड करना जब पे हो जाए। हंस के लोटपोट हो जाएं, इधर आ जाएं, हंस के लोटपोट हो जाएं, फिर आगे चलते हैं। हंसे हंसे लोटपोट हो, लोटपोट हो। वो एक भाई था, आवाज निकाली थी किसी ने, किधर? वो नहीं आया था। A person accounting for income under the income from business on a cash basis shall derive income when it is and shall incur expenditure when it is paid. derive का मतलब यानी रिकॉर्ड करो इनकम, इनकर का मतलब भी रिकॉर्ड करो खर्चा। खर्चा रिकॉर्ड करो जब पे हो जाए और इनकम रिकॉर्ड करो जब रिसीव हो जाए। आप को वो बताने लगे एक्रूअल अकाउंटिंग के, हंस हंस के लोटपोट हो जाए। आप लोगों के बच्चे बड़े खुश रहेंगे। अच्छा जी, सेक्शन डैडी वो चले। अब पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एन फ्यूचर की सोच, ऑन एन एक्रूअल बेस। जो बंदा कौन सी अकाउंटिंग चला रहा हो, तो इनकम को कब बुक करे? जब ड्यू हो और अर्न करें, ठीक है आपकी भी बात। और खर्चों को तब बुक करे जब पेबल हो। इनकम रिसीव होने पे, खर्चे पे होने पे नहीं, इनकम ड्यू जब हो जाए और खर्चे जब पेबल हो जाए। दोनों की एंट्री हमने कर ली है, दोबारा कर लेते हैं। दुकानदार ने बोतल और स्ट्रॉ आपको पेश कर दिया, आपने पैसे पेश नहीं किए, तो दुकानदार के इनकम ड्यू हो गई है, यानी दुकानदार के लिए रिसीवेबल है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, दुकानदार इनकम बुक कर ले क्योंकि रिसीवेबल बन गया ना। ड्यू को ना रिसीवेबल कहते हैं वैसे। ड्यू की ये तो मैंने आपको एंट्री बताई है ना। ड्यू का मतलब एक्सपेंसेस के लिए पेएबल है और इनकम के लिए रिसीवेबल है। और पेएबल जब बिजली का बिल आ जाए लेकिन अभी तक आपने पे ना किया हो, या बिजली इस्तेमाल कर लें आपने पे ना की हो, दैट इज पेएबल। तो इधर इनकम कब रिकॉर्ड करनी है? जब ड्यू हो, और खर्चे कब रिकॉर्ड करने हैं? जब पेएबल हो। हमने कहा बबलू ये ड्यू क्या होवे और ये पेएबल क्या होवे? हमने पूछा ड्यू क्या होता है और पेएबल क्या होता है। An amount is due when the businessman becomes entitled to receive it. जब बिजनेसमैन बोतल बेच देगा तो he is entitled to receive money, वो entitled हो जाएगा। इस कोर्ट में जाके आप केस भी कर सकते हैं कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए। Even if the time for payment of money is delayed, even if the time for payment of money is, ऐसा भी हो सकता है आप समोसा खाएं और आप समोसा खा के उसको कहें मैं पैसे जो है 2 साल बाद दूंगा। Even if the time of payment of money is time for payment of entitlement, दुकानदार को एंटाइटलमेंट होती है कैश की, is delayed। तो अगर दुकानदार को आप पेमेंट डिले भी कर दें स्टिल ही विल कॉल्ड एज यू डेटर, वो आपको डेटर ही कहेगा। या ऐसा भी हो सकता है आप उसे कहते हैं मैं 2 साल बाद पैसे नहीं दूंगा, मैं हर पेपर पास होने के साथ 5-5 रुपए दूंगा, 30 रुपए इंशाल्लाह तुम्हें समोसे के पूरे दे ही दूंगा, फी पेपर 5 रुपए, मैसेज आके तुम्हें दिखाया करूंगा, उतरे उसके मुताबिक तुम्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। इस दफा 15 रुपए, अगली दफा 15 रुपए, कुछ तो 20-20 रुपए भी देने वाले बैठे हैं क्लास में। अच्छा जी, 4 पेपर वाले कौन से हैं? जिस बात ही हैं, ठीक है, होते हैं बच्चे ऐसे, पास भी होते हैं माशाल्लाह। बस अपने आप को इस तरह सेस करते रहा करें कि सारे टेस्ट दे रहे हैं आप, कोई सारे होमवर्क कर रहे हैं, अगर चारों का साथ साथ चल रहा है तो फिर शायद बात समझ आती है कि 4 पेपर दें। हमारे ज़माने में ट्राई नहीं होती थी। एन अमाउंट आप लोगों के तो मज़े हो गए हैं, उस ज़माने के अंदर तो कुछ सोच ही नहीं थे। हमारे से जो, हम तो चलो डेली एक पेपर देते थे, आज एक, अगले दिन अगला, अगले दिन अगला, आधे दिन तैयारी का टाइम मिलता था।
उससे पुराने ज़माने के अंदर जो है वो ये होता था कि सुबह एक पेपर होता था, शाम को एक पेपर होता था, और उससे पहले जो है वो ये होता था कि पूरे साल बाद एक ही दफ़ा पेपर होते थे, तो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम 3-4 दिन में फ़ारग। और ऐसे भी ज़माना होता था एक पेपर रह गया तो सारे रह गए। तो अब तो इतनी आसानियाँ हो गई है, छुट्टी आ गई पेपर के अंदर, ये कर लो वो कर लो, ये रह गया वो दे दो, वो रह गया। परमानेंट क्रेडिट ही लफ्ज़ वहाँ से निकला था कि हमेशा पास, वरना परमानेंट क्रेडिट का कोई तस्वुर नहीं था। एक रह गया, सारे रह गए। चलें जी, तो पता नहीं मज़े हैं आप लोगों के। एन अमाउंट इज पेएबल, एन अमाउंट इज पेएबल, एक अमाउंट पेएबल बन जाती है बाय अ पर्सन। अच्छा, पेमेंट के दो तरीके बता दें, पैसे डेटर से पैसे लेने के दो तरीके बता दें। एक तो डेटर को पैसे पोस्टपोन भी हो सकते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद दे देना। एक क्या तरीका हो सकता है, पैसे थोड़े थोड़े करके ले लो, बट ही विल स्टिल बी कॉल्ड एज डेटर। कॉलेज वालों को चाहे आपने कह दिया पेमेंट सेशन एंड पे करूंगा, पोस्टपोन कर रहा हूं, यू आर स्टिल डेटर। और कॉलेज वालों को आपने कह दिया हर महीने थोड़े थोड़े पैसे दे दूंगा, यू आर स्टिल अ डेटर। इंस्टॉलमेंट्स भी डेटर होता है। An amount is payable by a businessman when the event show that liability have occurred. Event क्या होगा? Use of बिजली, use of electricity. When the event show that liability have occurred, and the amount of liability can be determined with reasonable accuracy. मीटर रीडिंग जाके आप एक्यूरेसी से तकरीबन बता सकते हैं कि मेरा बिल कितना आएगा। अगर रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट आप देख के बता सकते हैं कि मेरा बिल कितना आएगा। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है 0.5 और 6 तो हमने किया हुआ है। इसकी एग्जांपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर से। खर्चे को 3 साल तक पे ना करना जुर्म है, जो आप कहा करते थे रिवाइज करवा दें, वो एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। शायद कुछ लोगों को याद हो ये प्रोविज़न। सुबह वाली क्लास की कॉपी की हुई भी पड़ी है अभी, चलें उसको फारिग कर देते। ये था जी, शायद आपको याद हो, सिनेरियो ये था कुछ ऐसा कि आपने 2004 के अंदर ना अपना घर किराए पे दिया था, तो आपने घर की करवाई थी इंश्योरेंस। तो घर की जो इंश्योरेंस करवाई थी ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया था, तो फिर भी लॉ मेकर ने आपको ख़र्चा माइनस करने दिया था, डिडक्शन अलाउ कर दी थी कि आपने घर की इंश्योरेंस करवाई है तो ख़र्चा आपको माइनस करने की इजाज़त है। लेकिन आपने ये ख़र्चा माइनस करके डिडक्शन ले ली, डिडक्शन क्लेम करके आपने जो है वो प्रॉफिट्स कम कर लिए और टैक्स सेव हो गया आपको। ज़ाहिर बात है, खर्चा जब रिकॉर्ड होगा तो प्रॉफिट्स कम होंगे, टैक्स आपको बचेगा। अब लॉ मेकर रिक्वेस्ट करे कि पैसे दे दो इसको। 1 साल गुजरा आपने पैसे नहीं दिए, दूसरा साल गुजरा आपने पैसे नहीं दिए, तीसरा साल आ गया आपने पैसे नहीं दिए, चौथे साल स्टिल अनपेड, ये पैसे आपने अभी तक नहीं दिए। पेबल्स को पे ना करना ये जुर्म है। सज़ा ये है कि वो जो खर्चा रिकॉर्ड हुआ था अब आप उसी अमाउंट को एग्जैक्ट इनकम में डाल दो, इससे होगा ये आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ा था, लेकिन आगे 2 साल मैंने और डालने हैं, तो इतना सा नोट कर लें। इंश्योरेंस की जगह कोई खर्चा लिख लें, इंश्योरेंस भी वैसे लिख सकते हैं, बिजनेसमैन भी तो इंश्योरेंस कराते हैं, चेंज करें चेंज कर लें। कॉलेज वालों ने 4 साल से रेंट पे नहीं किया, बेचारा मालिक के मकान आके रो रहा है बार बार, कॉलेज वाले रेंट पे नहीं कर रहे। चलें ये नोट कर लें। पेबल्स पे ना करना जुर्म है। और इसकी अंग्रेजी भी पढ़ लें। मैं ज़रा दूसरी क्लास वालों की खबर ले आऊं, बाल कटवा लें थोड़े से अपने। पर्सनल कमेंट्स दे सकते टीचर, दे सकते।
जी काम कल क्या पढ़ा था? कल क्या पढ़ा था? बैड डेट्स। भाईजान बैड डेट की शराइत बताएं। बैड डेट की शराइत बताएं अंग्रेजी में। हाँ जल्दी करें, 1 मिनट दे रहा हूँ सबको, लिखें पहले, इस क्लास वाले लिख लें। हाँ लिख के बताएं, नोट करना बंद कर दें। बैड डेट की शराइत लिखें, ज़रा पता चले आप लोग कितने H2O में हैं। चलें ट्यूसडे को कर लेते हैं। नोट कर लिए? और खैरियत से? आजकल आने दे कुछ सवाल पूछने, आ जाओ। और भाई खैरियत से? ये छड़ी आपके दोस्त को पकड़ा दी जाएगी और वो दोस्त को मारेगा। इंटेंसिटी मैं बताऊंगा, इंटेंसिटी आपने खुद ने डिसाइड करनी मारने की। इंटेंसिटी नंबर 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी। जिन्होंने ट्यूसडे को याद ना किया बिजनेस का चैप्टर। चलें जी, अब मोहतरम आगे चलें। मेरा आपका मजाक है, आपका मेरा नहीं है। अच्छा जी, अब अंग्रेजी पढ़ लें। मुझे तो लगता है अंग्रेजी ही सारा मसला है, ये सारी चीज़ें अगर उर्दू में लिखी होती। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5, वेयर ऐसी जान लेते हैं अंग्रेजी की आप लोग कि डिविडेंड के आखिर में टी लगाया होता है टेस्टों में। NRV पूछो क्या होती है, कहते हैं न्यू रेजिडुअल वैल्यू। एक बच्चे ने टेस्ट में लिखा होता है NRV, मैंने कहा ये 16 में कहाँ से NRV आ गई, कहते हैं NRV, मैंने कहा कौन सी, कहते हैं न्यू रेजिडुअल वैल्यू। वेरा बहुत देर से जिनको समझ आती है ना उनको रहने दिया करें, और जिनको समझाना पड़े उनको तो लेट देम एंजॉय इन देयर ओन वर्ल्ड, डोंट लेट देम कम हियर। वेरा खर्चा इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। वेरा, आप थोड़ा सा ऊपर आ जाए, हमें बार बार नीचे आना पड़े। थोड़ा सा ऊपर आ जाए, इधर तक आ जाए। वेरा खर्चा इज अलाउड वेरा खर्चा इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। वेरा खर्चा इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। एंड द बंदा, बिजनेसमैन, हैज नॉट पेड द लायबिलिटी, और बंदा लायबिलिटी पे ना करे। एंड द बंदा हैज नॉट पेड द लायबिलिटी, और बंदा क्या पे ना करे, लायबिलिटी पे ना करे। एंड द बंदा हैज नॉट पेड द लायबिलिटी विद इन 3 years, 3 साल हो गए जालिम, तूने अभी तक पे नहीं की। अगले ने आराम से बोला नहीं मैंने नहीं पे की। एंड द बंदा, क्या मतलब, क्या हो रहा है ये? 1 मिनट, हद होती है। वेरा खर्चा इज अलाउड फॉर एनी खर्चा एंड द बंदा हैज नॉट पेड द लायबिलिटी विद इन 3 years। 3 साल कहाँ से गिनने शुरू करने हैं? 3 साल ना यहाँ से गिनने शुरू करने हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर
in which deduction is allowed. Can you tell me the year in which reduction is allowed? Can you feel it is a year in which the reduction is allowed? So 3 years from the end of the year in which सजा सुने जी, सजा सुनाई जाने लगी है. The unpaid liability shall be chargeable under that income from in the पहला साल after the end of 3 years. पहला साल after the end of 3 years. अब जरा देखिएगा, we will enjoy. Where a deduction is allowed for an expense and the banda has not paid the liability within 3 years from the end of the year in which the reduction is allowed, the unpaid liability shall be added in the first year following the end of 3 years. कल आपने स्पोर्ट्स डे पे ना साथ वाले दोस्त को ना बुला के या जरा साइड पे आना, कान इधर करना. Where a deduction is allowed for an expenditure, where a deduction is allowed for an and the banda has not paid the liability. इसके बाद आपने जरा ऊंची बोलने लग जाना. And the banda has not paid the within 3 years, guy, within 3 years from the end of the year in which the reduction was allowed. इधर आओ, सजा सुनो. The unpaid liability shall be added in the first year. उसे प्यार से कहना, in the first year following the end of 3 years. बताएं साथ वाले को, जल्दी करें. Where a deduction is allowed से शुरू करें. बिस्मिल्लाह. Where a deduction is allowed. गुत्थम गुत्था हो जाए साथ वाले से, जल्दी जल्दी बताएं उसे. चल भाई इधर आ, जल्दी आ. पश्तो में Where a deduction is allowed for an expense और 3 साल तक वो पे ना हो. हाँ इकट्ठा बताओ. अवाला चल. अवलने काल के पैसे वो तपरीखी चेल कप दा माफ को वो पदरे काल का पैसे माफ न की तो पसदरम काल के बदले सजा दाई चिपागवेन का. द्रे नहीं बोला, द्रे बोला दोबारा से मैंने नहीं सुना. पवन द्रे रोज. चलो पवलने काल के वो पैसे माफ को डिडक्शन दपारा वो पदरे काल के आगे पैसे वरने की कस्ता तो पसदरम काल के बागा पैसे मुमकिन कम तवाचो आगे बदले सजाई माफी. अच्छा जी, तो अनपेड लायबिलिटी को इनकम में क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा. ओके. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2009 में, 10 में, 11 में वो बंदे लेके आ जाए और आप जैसे शरीफ तो आप भी नहीं है कि 4 साल से पेमेंट नहीं की हुई. जब वो बंदे लेके आ जाए तो आप प्रेशर में आके पैसे दे दें. यू पेड, ना चाहते हुए आपने पे कर दिए. बेगम ने कहा वो वेख आ गया, मैं मना भी किया सीधे पंगे ना ले. एंड फाइनली यू पेड, आपने 3 ट्रिलियन पे कर दिया जो उसने मांगा था. यू पेड, आपने आप 3 की पेमेंट कर दी. आप बता दें बेनिफिट क्या मिलेगा? अब 3 डिडक्शन के तौर पर अलाउ हो जाएगा. अब खर्चा दोबारा माइनस करने की इजाजत मिल जाएगी ना. पहले खर्चा इनकम में जा चुके ना, उल्ट हो चुके. पहले उधर वो देखें, पहले खाना खाया था फिर उल्ट हो गया, अब दोबारा खा लिया. ये ना सोचें डबल खाना खा लिया. भाईजान आजकल गोला चलता है. ओके. शायद कि तेरे दिल में मैंने बात की नहीं, कुतरे की कहते हैं. अच्छा जी, इसकी अंग्रेजी बताएं. देखिएगा, वेयर अनपेड लायबिलिटी, वेयर अनपेड इज एडेड इन इनकम, वेयर अनपेड लायबिलिटी इज एडेड इन and the banda make the payment, it will be allowed as in the year of payment.
ट्राई करें दोबारा। वेयर एन अनपेड लाइबिलिटी इज एडेड इन इनकम एंड द बंदा पेज द लाइबिलिटी, इट विल बी अलाउड एज, ये भी वही वाली बात है जो वहां पड़ी थी, वेयर अनपेड लाइबिलिटी इज एडेड इन इनकम एंड द बिजनेसमैन सब्सिक्वेंटली पेज द, अ खर्चा विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट के साल में फिर खर्चा क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, माइनस करने की इजाजत है। अच्छा जी, अब आप बताएं जी, परचेज की आपने 100 रुपए की, तो एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और परचेज आपको पता है खर्चा होता है, सेल में से माइनस होती है ना, तो परचेज एक खर्चा होता है। और क्रेडिटर को कहते हैं ट्रेडिंग लाइबिलिटी। ट्रेडिंग लाइबिलिटी का मतलब है चीज़ें उधार पे ली हैं, सर्विसेज नहीं उधार पे ली। क्रेडिटर को जब पेमेंट करने का टाइम आया तो आपने क्रेडिटर को पैसे जल्दी दे दिए। होंडा एटलस कार ने टायर खरीदे थे उधार पे, क्रेडिटर को पैसे जल्दी दे दिए। क्रेडिटर ने कहा इतनी जल्दी मुझे घर वाले लिफ्ट नहीं कराते जितनी जल्दी तुमने मुझे पैसे दे दिए हैं। तो उसने कहा ऐसा करो, मैं तुम्हें 5 रुपये छोड़ता हूँ, मुझे 95 दे दो। जिस बंदे को आपने 100 रुपये देने थे उसको आपने कितने रुपये देके जान छुड़ा ली, 95। अब लाइबिलिटी आपकी 100 की नहीं रही, अब आपने पैसे पे कर दिए, लेकिन पे कितने करने पड़े। अब जो बाकी 5 रुपये है वो आपको खुशी होगी या गम होगा, 100 वाले को 95 दे दिए, खुशी होगी गम होगा, 100 वाले को 95 दे दिए, खुशी होगी। इस खुशी को P&L में डालते हैं। चंद अरसा पहले इसको कहा जाता था डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, लेकिन अब ये बात ख़त्म हो चुकी हुई है। अब अकाउंटिंग वाले इसको, यार ये तो परचेज़ है ना, तो अब अकाउंटिंग वाले इसको परचेज़ रिवर्स कर लेते हैं। पहले परचेज़ रिकॉर्ड की होती है, अब परचेज़ को रिवर्स कर लेते हैं। डेट इज़ इनकम, डेट इज़ इनकम, खुशी। परचेज़ बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है। बढ़ रही थी तो खर्चा, इनकम, परचेज़ कम हो रही है तो खुशी। वैसे अकाउंटिंग की क्लास में पहले यहाँ P&L क्रेडिट किया जाता था, यानी बैलेंसिंग फिगर खुशी में चली जाती थी, लेकिन अब भी खुशी है। लेकिन खुशी किस नाम से, खुशी के नाम से या परचेज करने के नाम से, परचेज कम करने के नाम से। तो ये 5 रुपये जी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ये सेक्शन ये समझाना चाह रहा है कि ये 5 रुपये इनकम फ्रॉम बिजनेस है। नोट कर लो। हाँ 5 खुशी है ना, डेट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। 100 रुपये वाले को कितने दे दिए, 95, कितने बचे, नहीं कितने बच्चे नहीं, कितने बचे, 5। ये गर्मी लग रही है, ये रिमोट पकड़ो, इसको 22-23 पे कर दो। लग रही है ना, थोड़ी थोड़ी लगे, लिया रिमोट। कैसा था कल टेस्ट, इजी आ गया था ना, अगले वाला टेस्ट जरा सही देंगे। मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा बंदा है। अच्छा चलो बताओ, दिया नहीं दिया, छोड़िए। 5 दोस्त आपके होने चाहिए कम से कम, 4 ने आपको उठाया हो और 1 चपेड़े मारता जा रहा हो, और टेस्ट रूम में जाके आपको डाल दें। जोहर पढ़ते ही इसको टेस्ट रूम में जाके, नहीं फेंकना तो शान के मुनासिब नहीं है, सेंड कर दिया करें इसको। नोट नहीं किया अभी तक, कितने दिन और लेने हैं, चलें नोट करें जल्दी। अच्छा जी, अगर एक खर्चा अलाउ हो जाए फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, अगर क्या अलाउ हो जाए, खर्चा किसका, फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, ट्रेडिंग लाइबिलिटी में खर्चा अलाउ हो जाए, एंड द बंदा, एंड द
derives any benefit against it, और इसके बदले आपको क्या मिल जाए? The benefit shall be डाल under income from, जिस साल बेनिफिट मिला, जिस साल बेनिफिट मिला उस साल उठा के कहां डाल देंगे बेनिफिट को? इनकम में। तो याद कर लें, अगर एक खर्चा लाओ हो, बताएं याद करें, अगर एक खर्चा लाओ हो फॉर अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी एंड द पर्सन डिराइव्स एनी benefit is chargeable under the head income from business, where a kharcha is allowed for a trading liability and the person derives any benefit against it, benefit is chargeable under the head income from business. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कुछ भी ना करना ही बहुत कुछ करना है। कैमरे में आ जाओगे। चंद बच्चे थे, अब्बा जी उनको कह के गए, बेटा मैं जा रहा हूँ फसल की कटाई, तुम कर लेना। जब अब्बा जी वापस आए, बच्चों ने कस्में खाई, अब्बा जी अल्लाह की कसम हमने कुछ भी नहीं किया, अल्लाह की कसम हम घर से नहीं बाहर निकले। अब्बा जी ने फड़ लिया डंडा, मार 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 मार। सो इट इज हाउ, कल आपने कुछ भी नहीं किया, इसी में तो आपको। अच्छा चलो, आज ना मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। क्या बताऊंगा? फॉर्मूला। बोलो ए प्लस बी, ए प्लस बी। बोलो ए प्लस बी माइनस सी। ऐसा फॉर्मूला हमने आज तक नहीं पढ़ा। बोलो ए प्लस माइनस सी। चलें, फॉर्मूला बताएं जल्दी जल्दी, क्या है ये फॉर्मूले की? आपने डेरिवेशन समझनी है। कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, वेयर ए इज द ओपनिंग स्टॉक एंड बी इज द परचेज, and C is the closing stock. सुभान अल्लाह। चलें जी, फॉर्मूला आप लिखें, A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी, वेयर A is the, B is the purchase। ट्राई करो जरा, पर नहीं, तूने फिर आर बोल दिया है। बोलो परचेज, आर नहीं बोलना, ट्राई करो। नहीं, ठहरो जरा, आर नहीं बोलना, नहीं आर नहीं बोलना, परचेज बोलो, परचेज। थोड़ा हल्का सा आर का टच है, ज्यादा ना आए। ट्राई करो, आखिरी ट्राई, परचेज। अच्छा, तो बी इज परचेज, बी इज परचेज एंड सी इज क्लोजिंग स्टॉक, सी इज क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा जी, अभी तक अच्छा, इसको ना वो कहते हैं, अकाउंटिंग वाले सर तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्पोज्ड। कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्पोज्ड, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, जो है ना, चंद चीज़ों के साथ ही मैं इंपॉर्टेंट लिखवाता हूँ, बल्कि अभी तक शायद अभी कभी लिखवाया नहीं था, इसके साथ ज़रा इंपॉर्टेंट लिख लें। ओपनिंग स्टॉक जो है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है पिछले साल वाला। ये ज़रा समझिएगा आप। नहीं, वो दूसरी वाली वायर है, ये ज़रा समझें आप। वो कह रहे हैं जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है पिछले साल का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा समझें। मैं सवाल पूछने आ रहा हूँ हाइब्रिड में, अगर किसी का कोई सवाल इससे राइज हुआ है ना, वो मैं ज़रा एड्रेस कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओह, पिछले साल का क्लोजिंग, यानी रात को जो 12 बजे दुकान पे बोतलें रख के गए थे, अगले दिन सुबह वही पड़ी होंगी। हाथ छुट्टो, आप मेरे दोस्त नहीं हो। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? पिछले साल का क्लोजिंग। इसको जरा याद कर लें इधर ही, ऐसे फिर तरह कॉन्सेप्चुअल चीज है, जरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये मसला कब से याद नहीं हो रही। अच्छा जी, ओके। घरों में कोई लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कभी किसी बात पे या कुछ हो रहा होता है, तो आप उसको तीली लगाते हैं या तीली लगाते हो? तुम्हें शर्म ना आवे? ये कह के नहीं छोड़े पर कोई और बात करते हैं, इस तरह नहीं कहते आप लोग? ये बैठ के सुनते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं। यार शर्म कर यार, देख तेरी एक शान है, इस तरह ना किया कर आइंदा। कभी कभी एंजॉय करते हैं, छोड़ दे यार, क्या करना है, छोटी सी जिंदगी है, तो लड़वा के क्या करना है। हाथ जो भी ताली दो हाथों से बजती है, एक से लगे रहे। तो लड़ाई यही होती है, अगला एक दो दफा बोलेगा, जब कहेगा कि आपने आगे से बोलना ही नहीं, वो चुप कर जाएगा। ओके। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि किसी शख्स से किसी बात पे बात बढ़ गई, तो वो बंदा बार बार बोली जा रहा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ खड़े खामोशी से सुनते जा रहे थे, खड़े रहे, वो बोली जा रहा। तो एक बात पे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फिर एंड पे उसको कोई बात कह दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ के चले गए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस वक्त तू खामोश था तो अल्लाह ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ था जो तेरी तरफ से उसकी बातों के जवाब दे रहा था, और जब तू चला गया, जब तूने बोल दिया, तो वो फ़रिश्ता चला गया और उसकी जगह शैतान आ गया है, क्योंकि अब ताली दोनों हाथों से बज गई, अब शैतान आ गया, इसलिए मैं यहाँ से उठ के चल दिया। तो इसलिए बस इसका हाल यही होता है कि खामोश रहें। चलें जी, पॉइंट नंबर बी। फिर ऐसा लोग कह देंगे इसके साथ तो लड़ाई करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो बोलता ही नहीं। पॉइंट नंबर बी, क्या, वापस आ जाए, पॉइंट नंबर बी, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिजनेस का पहला साल हो और हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाए? बिल्कुल, वो स्टॉक जो आपने घर से लाके दुकान पे रख दिया, दैट विल बी योर ओपनिंग स्टॉक। एंट्री उसकी होगी स्टॉक डेबिट कैपिटल क्रेडिट या इन्वेंट्री डेबिट कैपिटल क्रेडिट, लेकिन जो घर से लाके आपने स्टॉक दुकान पे रख दिया, दैट विल बी योर ओपनिंग स्टॉक। ये किस बिजनेस की बात हो रही है? अगर कोई बिजनेसमैन घर से सामान लाके 2 किलो चावल, आधा किलो चीनी, कोई 2 चम्मच पत्ती, उसने दुकान घर से लाके कहाँ रख दी? दुकान पे, तो दैट विल बी द ओपनिंग स्टॉक। where the person commenced the business, where the person commenced the business in the year, जब आप बिजनेस इस साल शुरू करें, the fair market value of the stock acquired prior to commencement of business, the fair market value shall be determined at the time stock is, तो लिखें घर से जो सामान बिजनेस में लाके रखा, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। घर से जो सामान बिजनेस में लाके रखा, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। अगली क्लास में ना आपको खड़ा किया जाएगा, जो आपका दोस्त एब्सेंट था उसको नहीं। वो मेरी बात सुने पहले। अच्छा, तो अगली क्लास के अंदर ना आपको खड़ा किया जाएगा, ये जरा तैयार होके आइएगा आप। दोस्त के साथ ना बैठिएगा। चलें जी, द क्लोजिंग स्टॉक शेल बी द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, IS2 में भी ये लिखा हुआ था। अच्छा जी, ये जो पानी की बोतल है, निकाल लूं, कुछ और तो नहीं साथ? अच्छा, ये जो पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल को जब नेस्ले वालों ने बनाया होगा तो इस पे कोई प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ होगा। फिर जिन नेक हाथों ने, जिन नमाजी हाथों ने, कितने ज्यादा नमाजी हाथों के हाथ से गुजर के ये बोतल अब तक पहुंची, तो उन्होंने हाथ इस्तेमाल किया होगा इस बोतल को बनाने के लिए, डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर कुछ ओवरहेड्स लगे होंगे, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वो फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे होते हैं जो मटेरियल और लेबर के अलावा हों।
आपको जो जो पता है आप मुझे क्लास के बाद बताइएगा, ज़रा मुझे एक गो में मुझे बता लेने दो जो मुझे पता है। डायरेक्ट मटेरियल वो है जो इस बोतल के अंदर इस्तेमाल हुआ, डायरेक्ट लेबर वो है जिसने ये बोतल बनाई जिन हाथों ने, और फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री का रेंट भी पे हो रहा है, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन भी है, फैक्ट्री के अंदर फ्यूल भी है, फैक्ट्री में पैकिंग मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहा है। तो वो डब्बा कार्टन जिस गत्ते के कार्टन में रख के ये बोतलें पहुंची, या वो बोतलों का क्रेट जिसमें रख के पेप्सी की बोतलें पहुंची, वो शायद हो जाए वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ऐसा फैक्ट्री का खर्चा होता है जो प्रोडक्शन के लेवल से बढ़ता है। अगर आप ज्यादा बोतलें बनाएंगे तो ज्यादा पैकिंग मटेरियल, अगर कम बोतलें बनाएंगे तो कम पैकिंग मटेरियल। एक और भी ओवरहेड्स होते हैं फिक्स्ड, वो अभी मैं नहीं आपको बता रहा। अब बोतल की कॉस्ट निकालने का एक तरीका ये है, एक और तरीका भी है बोतल की कॉस्ट निकालने का, वो है बोतल के अंदर जो प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल हुआ, जिन हाथों ने ये बोतल बनाई, और फैक्ट्री के अंदर होने वाले सारे खर्चे, फैक्ट्री के अंदर होने वाले सारे खर्चे। ये जो फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे हैं ये दो किस्म के हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। अब अगर मैं ये मेथड फॉलो करूं, 2 रुपए, 1 रुपए, इशारिया 2 रुपए, तो मेरी बोतल की कॉस्ट आएगी 3.2। लेकिन अगर मैं ये मेथड इस्तेमाल करूं तो 2 रुपए, 1 रुपए, इशारिया 2 ये खर्चा आ गया और इशारिया 8 ये खर्चा आ गया, तो मेरी बोतल की कॉस्ट होगी 4 रुपए। अब सवाल यह है कि इन दोनों मेथड्स में से कौन सा यूज करना है, ये अलग बहस है। पहले फर्क समझ लें वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स में। इधर मैंने वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लिखे हैं, इधर मैंने लफ्ज लिखा है खाली फैक्ट्री ओवरहेड, दैट कंप्राइज ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वो होते हैं जो प्रोडक्शन लेवल से वेरी करें, और फिक्स्ड ओवरहेड वो होते हैं जो प्रोडक्शन बढ़ने से ना बढ़ें। मिसाल के तौर पर कॉलेज वालों के लिए कितने टेस्ट फोटोकॉपी कराने हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि टेस्ट रूम में कितने बच्चे आए या फिर क्लास में कितने इनरोल्ड हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर 100 की सिटिंग कैपेसिटी है तो 50 बच्चे अगर जो हैं तो हो सकते हैं 50 के लिए फोटोकॉपी कराएं, 100 के लिए फोटोकॉपी कराने का फायदा कोई नहीं। तो ये खर्चा वेरिएबल है। स्टूडेंट ज्यादा टेस्ट देने आए ज्यादा फोटोकॉपी करवा लेंगे मौके पे, स्टूडेंट कम टेस्ट देने आए कम फोटोकॉपीज यूज हो जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट ज्यादा आए या कम आए, बिल्डिंग का रेंट वही रहना है। बिल्डिंग के रेंट वाले ने रिलैक्सेशन नहीं करनी कि आपके बच्चे इस दफा कम एडमिशन हुए हैं इस कॉलेज में तो हम आपको रेंट थोड़ा सा माफ कर देते हैं, ऐसी बात नहीं होगी। तो फिक्स्ड खर्चा वो होता है जैसे आप सैर करने जाएं, टूर के ऊपर जाएं, ट्रिप के ऊपर जाएं कहीं, तो अब कॉलेज वालों के लिए बस का खर्चा एक फिक्स्ड खर्चा है। अब 40 की बस करवाई और बच्चे आए 25, अब खाना जाके शायद 25 को खिला रहे होंगे, लेकिन बस का खर्चा तो पूरा करना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा। बस वाला ये नहीं कहेगा कि आप जो है वो सिर्फ इतनी सवारियों का दे दो, क्योंकि आपने पूरी बस कराई है। इस बुनियाद के ऊपर खर्चे फिक्स भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। इस मेथड को कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसमें हमेशा कॉस्ट कम आती है क्योंकि एक ओवरहेड नहीं शामिल ना ये वाले, और इस मेथड को कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अब सवाल यह है कि हमारे पास चॉइस अवेलेबल है जो मर्जी करें? नहीं। अगर मैं कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं तो मेरी मर्जी है कि मैं प्राइम की तरफ जाऊं या एब्जॉर्प्शन की तरफ जाऊं। इसके याद रखने के लिए एक रूल ये है कि एब्जॉर्प्शन सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है, तो याद रखने के लिए ये रूल है। अच्छा, और अगर मैं कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं, सुबह सुबह आके एक और अकाउंटिंग पढ़ी थी एक्रूअल, तो मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही मेथड है जो कि अच्छा मेथड है ज्यादा, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। फिर मैं एब्जॉर्प्शन यूज करूंगा, नोट कर लो। मार्जिनल इसको कहते हैं, प्राइम को। सॉरी, ये लो।
कन्वर्जन कॉस्ट यही होगी ना, लेबर वगैरह और ये जो भी हो। आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी पढ़ रहे हैं उसको छोड़ें, बस हमारी नज़र में यही फिगर्स आएंगी, क्योंकि जो टैक्स का बच्चा पेपर दे रहा होगा उसे कॉस्ट वो ज्यूम नहीं करेगा, उसने कॉस्ट पढ़ी हुई है। इसी डेटे के मुताबिक आप सॉल्व करेंगे। कर लें जल्दी से नोट, 15-20 मिनट हमने बचाने हैं। बैड डेट रिकवरी इनकम जो कल पड़ी थी उसकी रिवीजन करनी है। वो थोड़ा सा ज़रा फार्मूला था एक मज़े का, उसको रिवाइज करना है। घर में कोई बच्चा मैथ पढ़ा हो तो आप उसे क्या कहते हैं? ये कोई ये फार्मूला आपको अपने ज़माने का याद आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? यार ये बड़ा मुश्किल था या ये बड़ा मज़े का था? इस तरह के अल्फाज बोला करें कि अगले का दिल लगे। आप जो है ना दो इस तरह के अल्फाज ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं कि अगला बंदा, हाँ, तो अल्फाज का चुनाव जो है ना ज़िंदगी में ज़रा कहीं सीख लें जाके, ये तो आगे काम ही नहीं आना इस तरह के अल्फाज बोल के ना। अच्छा चले कमेंट्स बाद में। पॉइंट 5, अ पर्सन यूजिंग, बस कैश बेसिस वाले ने कौन सा यूज करना है? प्राइम या दोनों में से चॉइस है आपके पास। एंड अ पर्सन यूजिंग एक्रूअल बेसिस, आपके पास क्या चॉइस? कोई चॉइस नहीं। आपने कौन सा करना है? एब्जॉर्प्शन, आपने एब्जॉर्प्शन करना है। अच्छा जी, इधर देखें भाई, आपने 40 किलो गंदम खरीदी 110 रुपये के एतबार से, फिर आपने 10 किलो गंदम खरीदी 112 रुपये के एतबार से। जब साल ख़त्म हुआ, ये मैंने साल ख़त्म किया डायग्राम ये बना के, साल ख़त्म हुआ तो आपके पास 2 किलो गंदम पड़ी हुई है, आपके पास 2 किलो गंदम पड़ी हुई है। ये कौन सी वाली गंदम है? 110 रुपये वाली, 112 रुपये वाली? क्यों बोले 110, 112, एवरेज 111, कुछ इसके भी क्या है? आप एक तो जंक्शन ले सकते हैं, फर्स्ट इन, जो पहले गंदम आई थी वो पहले बिक गई, ठीक है। अगर पहले वाली पहले बिक गई तो फिर तो ये बाद वाली पड़ी होगी 112 पे। दूसरा तरीका ये है कि आप एवरेज ले लें। एवरेज फिर ऐसे नहीं होती कि 112 और 110 का दरमियान ले लें, 10 ज़रब 112, 40 ज़रब 110, इस तरह करके कोई एवरेज निकालते थे आप। तो बता दें कितने मेथड अलाउड हैं इस 2 किलो को मैयर करने के? 2 मेथड अलाउड हैं। एक नहीं, फीफो नहीं, बोले फाइफो, और दूसरा एवरेज कॉस्ट, ठीक है जी। अच्छा अगली चीज, अगली एक मिसाल देखें। आपका गाड़ियों का शोरूम है, आपने एक गाड़ी खरीदी 70 लाख की, और फिर बाद में आपने गाड़ी खरीदी एक 10 लाख की। आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, फर्स्ट इन हुई थी बड़ी वाली और बाद में आपने खरीदी छोटी वाली। जब ईयर एंड आया, जब क्या आया? ईयर एंड, तो ईयर एंड के ऊपर आपके पास जो है वो ये वाली गाड़ी खड़ी है, छत थोड़ी ऊंची होगी है, आपके पास ये वाली गाड़ी खड़ी है। अब सवाल ये आएगा कि मैं फाइफो ना लगा दूं, मैं ज्यूम कर लूं जो फर्स्ट इन हुई थी बड़ी वाली फर्स्ट आउट हो गई, वो फर्स्ट जो इन हुई थी वो फर्स्ट आउट हो गई,
फर्स्ट इन हुई थी, फर्स्ट आउट हो गई, तो फिर ये किस पे पड़ी होगी? 10 लाख पे। फिर तो ये 10 लाख पे पड़ी होगी क्योंकि पहले वाली पहले बिक गई, तो ये 10 लाख वाली, ये तो अजीब सी बात लगेगी, ये अजीब सी बात लगेगी। अच्छा अगली बात, एवरेज ओवरेज निकाल लूं, 10 जमा 70 80, 80 डिवाइड बाय 2, 40 लाख वाली गाड़ी मेरे पास पड़ी है। अब इसको मैं 42 43 लाख की बेच दूं तो मजा आ जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। यहां पे क्यों नहीं फाइफो या वेटेड एवरेज लग सकता? यहां पे इसलिए फाइफो या वेटेड एवरेज नहीं लग सकता कि हमें चीज पता है कौन सी वाली है, हमें चीज पता है कौन सी वाली है। और गंदम के केस में क्यों लगाना पड़ा था? पता नहीं था। तो अब रूल क्या हो गया? आइडेंटिफिएबल। अगर चीजें आइडेंटिफिएबल हैं तो फिर तो फाइफो वेटेड एवरेज ना लगाएं, पता है ना कौन सी गाड़ी बेच दी। अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है चीजें, 10 किलो 40 किलो, फिर किसी बंदे को कहा अच्छी तरह बोरी हिलाओ, अब वो सारी मिक्स होगी, आप भी अंदर से हिल जाते हैं हिलाते हुए, अब वो बोरी अंदर से सारी मिक्स होगी, अब कौन सी वाली बेची? नॉट आइडेंटिफिएबल, पता ही नहीं चल रहा, तो फिर आप क्या लगा लें? फाइफो या वेटेड एवरेज। लेकिन इस सूरत में फाइफो वेटेड एवरेज लगाने की इजाजत नहीं है। तस्वीर खींच लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करना है, नोट कर लें। उस क्लास में हेड्स डाउन किए हुए किसी ने, जरा ऊपर कर लें। अच्छा जी, वेयर आइटम्स आर नॉट आइडेंटिफिएबल। गंदम वाली या गाड़ी वाली मिसाल? गंदम वाली। वेयर आइटम्स आर नॉट रेडीली, जहां पता नहीं चल रहा कौन सी चीज किधर गई, फिर क्या करें? मे यूज और मे यूज। दूसरी बात इसने लिखी नहीं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आइडेंटिफाई हो रहे हो फिर फाइफो वेटेड एवरेज लगाने की इजाजत। ओके, लेकिन एक दफा जो आपने मेथड चूज कर लिया ना, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं कमिश्नर की इजाजत से, और कमिश्नर को शराइत लगाएगा। तो फाइफो से वेटेड एवरेज पे जाने की इजाजत है, जैसे नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाने की इजाजत थी। चलें जी, खत्म हुआ। 0.7 खुद ही पढ़ लीजिएगा। वो बैड डेट रिकवरी, इस जिंदगी में आपको मैंने कहा नहीं कभी खुद ही पढ़ लीजिएगा, पढ़वाना है तो ये भी पढ़वा लें। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है बता दें? मटेरियल कॉस्ट एट बिकम्स एन। डायरेक्ट लेबर क्या होती है? डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टॉक। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड मींस ओवरहेड विच वेरी विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्टॉक। ज्यादा चीजें बनाएंगे तो ज्यादा खर्चा होगा। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड की ना इसने बड़ी अजीब सी डेफिनेशन दी है फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड की डेफिनेशन हमारी नजर में है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। फैक्ट्री ओवरहेड की डेफिनेशन है वेरिएबल प्लस, लेकिन इसने उल्टी डेफिनेशन दी है। कहता है फैक्ट्री ओवरहेड मींस ऑल कॉस्ट्स एक्सेप्ट मटेरियल एंड लेबर। उल्टी डेफिनेशन दे दी, सीधे तरीके से कान नहीं पकड़ा। हमने कैसे पकड़ो? कहते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड मींस टोटल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल। तो आ जाके तो वही बचा ना, वेरिएबल प्लस फिक्स, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल प्लस फिक्स। फाइफो कहते हैं अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है जिसमें स्टॉक में ये ज्यूम किया जाता है कि पहले वाला पहले बिक गया।
इसलिए दुकानदार रात वाले समोसे पहले बेचता है। एवरेज कॉस्ट एक मेथड है जिसमें एज्यूम किया जाता है कि स्टॉक एवरेज प्राइस पे बिके। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या जमा किया जाता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है बताएं? डायरेक्ट मटेरियल एंड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड लिख लें, कौन कौन से होते हैं? फैक्ट्री में तो दोनों आ जाएंगे, लेकिन वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। अच्छा जी, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होंडा एटलस कार के लिए गाड़ी भी स्टॉक है, और अगर लोहा और टायर अभी पड़े हुए हैं लेकिन गाड़ी का पार्ट नहीं बने तो वो भी स्टॉक है, कोई मसला नहीं। स्टॉक होता है जो चीज़ें आप बनाएं या ख़रीदें, वो आपका स्टॉक होता है। दुकानदार ने बोतल ख़रीदी होती है और होंडा ने गाड़ी बनाई होती है। एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, इसका मतलब है रॉ मटेरियल। एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, आपने ख़रीदा है ताकि इससे आप चीज़ें बनाएं। और एक्वायर्ड फॉर सेल, या आपने इसको बेचना है या एक्सचेंज करना है। और एनी मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑयल, कुर्सी बनाते हुए लोहा स्मूथ करने के लिए ऑयल कुर्सी का पार्ट बन जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा? इसको हमने कैपिटल एसेट के चैप्टर से बाहर निकाला था। इन चीज़ों को, स्टॉक को याद है? स्टॉक को, डेप्रिशिएबल एसेट को, इनटेंजिबल को कैपिटल गेन के चैप्टर से बाहर निकाला था। इन चीज़ों को भी कैपिटल गेन के चैप्टर से बाहर निकाला था, कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब बिजनेस के चैप्टर में लाके इनको डाल रहे हैं। However, shares will not be considered as stock. शेयर स्टॉक नहीं है। क्या स्टॉक नहीं है? शेयर स्टॉक नहीं है। चलें जी, बेड रिकवरी इनकम का बस एक मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए न्यूमेरिकल्स की जो बेसिक थीम है ना, वो ज़रा रिवाइज कर लें। ये देखें, न्यूमेरिकल्स की बेसिक थीम रिवाइज कर लें। सली सीधा देखते रहें। अकाउंटिंग वाले डिप्रिशिएट करते हैं, टैक्स वाले कहते हैं हमारे वाले डिप्शन माइनस कर लो। इसका क्या मतलब है? फिर अकाउंटिंग वालों के डिप्शन क्या करें? ऐड। और टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन लेस। आई रिपीट, फिक्स्ड एसेट बेचा, लॉस आया, टैक्स वाले कहते हैं यार हमारे वाला लॉस माइनस कर लो, हमारे वाला लॉस माइनस कर लो। फिर हम जो हमने लॉस माइनस कर लिया उसका क्या करें? ऐड कर दें। एक तीसरी बात जो मैंने यहां लिखी नहीं हुई, कल पढ़ाई थी, टैक्स वाले कहते हैं हमारे वाले बैड डेट माइनस करो। टैक्स वाले कहते हैं हमारे वाले बैड डेट माइनस करो, 1,80,000 हमारे वाले बैड डेट कल वाले माइनस करो। तो फिर हमने अकाउंटिंग वाले 2 लाख को ऐड कर दिया था मेरे ख्याल से। तो ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है तकरीबन जैसे डेप्रिसिएशन का था। तो हमने अकाउंटिंग वालों के बैड डेट उल्टा दिए थे। बस आप सोचा करें टैक्स वालों के बैड डेट के साथ क्या करना है, फिर उल्टा सलूक अकाउंटिंग वालों के साथ कर दिया। अगली बात, गेन्स में जरा बात मजे की है, तस्वीर लेनी है पूरा फिर। अच्छा, गेन्स में क्या है? गेन आएगा तो गेन के केस में अकाउंटिंग वाले ने भी गेन रिकॉर्ड किया होगा, उसको नहीं करना कुछ, सबर पहले टैक्स वालों का सोच लिया करें। गेन आएगा अकाउंटिंग की नजर में, टैक्स वाले कहेंगे यार गेन ये छोड़ो, हमारे वाला ना ऐड कर लो। टैक्स वालों का गेन ऐड ही होना चाहिए, ऐसे क्यों देख रहे हैं? टैक्स वालों का गेन ऐड होना चाहिए। तो गेन आएगा टैक्स वालों की नजर में, टैक्स वाले कहेंगे यार इसको ऐड कर लो, फिर हम अपने वाले गेन का क्या करें? उसको लेस कर लें। तो अब बता दें, खर्चों का डिफरेंट रूल है और इनकम्स का डिफरेंट रूल है। टैक्स वाले कहते हैं हमारे वाले डिडक्शन माइनस कर लो, इस बात का मतलब क्या है? अकाउंटिंग वाली डिडक्शन ऐड होगी। टैक्स वाले कहते हैं हमारे वाला गेन ऐड कर लो, तो फिर अकाउंटिंग वाला गेन लेस होगा।
टैक्स वाले कहते हैं हमारे वाला बैड डेट माइनस कर लो, तो अकाउंटिंग वालों का बैड डेट ऐड हो जाएगा। इस मेथोडोलॉजी पे कलम चले थे। अच्छा, अब ये जो न्यूमेरिकल है ना, कल वाला, इसमें आप आए और इसमें आके पेज नंबर 145 पर 145 के एंड पर मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों की नजर में कितना बैड डेट रिकवर हुआ था? 25। पहला काम आपने पेपर में यह करना है, डिडक्ट कर देना 25 को इनकम फ्रॉम बिजनेस में। स्टेप 1 ये तो करना ही करना है। इसके बाद आपने एक नया फॉर्मूला लगाना है, उसमें मे बी जवाब पॉजिटिव आ जाए तो ऐड कर देना है, मे बी जवाब नेगेटिव आ जाए तो लेस कर देना है। ये काम जरा लिख लें कि अकाउंटिंग वालों की रिकवरी को हमेशा, रिकवरी को, बैड डेट को नहीं मैं कह रहा, ही, कल आप लोगों ने ये सवाल किए होंगे घर जाके, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, ही डिस्क्लोज 7 लाख एज अकाउंटिंग प्रॉफिट विच इंक्लूड 25,000 फॉर बैड डेट रिकवरी। अकाउंटिंग वालों ने इस 25 को क्या कर लिया होगा? ऐड। टैक्स वाले कहेंगे हमारी वाली रिकवरी ऐड करो, तो अकाउंटिंग वालों की रिकवरी। इसलिए स्टेप 1 आपने ये किया करना है, अकाउंटिंग वालों की रिकवरी उल्टानी है और नई वर्किंग खोलकर कुछ फिगर होंगी वो उनको आपने प्लस माइनस करना है। ओके, अब कल के सवाल में एक डेटर था, आज जो मैं सवाल कराने लगा हूं उसमें 2 डेटर होंगे। ये मैं हूं पेज नंबर 145 पे। स्टेप 1 अकाउंटिंग वालों की रिकवरी लेस करनी है, और स्टेप 2 टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम सवाल बताएगा प्लस करनी है या माइनस करनी है, वो फॉर्मूला बताएगा। आमतौर पे टैक्स वालों की बैड रिकवरी ही आएगी शायद, तो उसको प्लस किया करेंगे, ना ही तो माइनस किया करेंगे। इसको आप सारे को रिवाइज करते हैं। पास पेपर का क्वेश्चन निकाल लें। पेज 163। अकाउंटिंग वालों को प्रॉफिट आया 30 जून 2008 में 1200। 30 जून 2008 नहीं होगा, 2018 में ये सवाल आया तो 30 जून 2018 होगा। 30 जून 2018 में अकाउंटिंग वालों को कितना प्रॉफिट आया? 1200। निकालें जी रजिस्टर, 1200 का प्रॉफिट लिखें। अबू बकर, ये ज़रा नोट करें, इधर वाइट बोर्ड पे मिटाते हैं तो पीछे असरात नहीं रह जाते। नीचे वाली क्लास पे पीछे इसके असरात रह रहे हैं, ज़रा देखें इसका क्या वजह है। अच्छा जी, प्रॉफिट बताएं जी 2008 के साल का कितना? 1200 रुपीज़ इन 1000 प्रॉफिट कैलकुलेट होने लगी है इस साल की इनकम फ्रॉम बिजनेस। चलें जी आगे। पिछले साल जैसे हमारे सवाल में 2011 और 10 था ना कल, तो इसमें देखो यार पिछला साल 20x8 बनेगा, 20x7 पिछले साल। पिछले साल बीए ने राइट ऑफ किया था बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग का मतलब डेटर के लिए रिसीवेबल। इसका सवाल पढ़ो वो नोट कर लेना। आउटस्टैंडिंग का मतलब डेटर के लिए रिसीवेबल। पिछले साल हमने राइट ऑफ किया था रिसीवेबल 2 डेटर्स का, एक पल्स का, एक हुसैन का, विच वर पार्टली अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज। और पिछले साल टैक्स वालों ने उसको पार्टली अलाउ कर दिया था, नहीं सारा अलाउ नहीं किया था। 2 लाख में से कल की तरह 1,80,000
हमने माइनस किया था 11, टैक्स वालों ने माइनस किया 8, हमने माइनस किया 9, उन्होंने कहा नहीं इसकी जगह माइनस कर लो 2। तो ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टाइप कोई चीज होगी और ये टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन टाइप कोई चीज होगी। लेकिन सवाल सिर्फ 2008 का है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं पिछले साल का डेटा मिटा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए पिछले साल का डेटा मिटा रहा हूं, लास्ट ईयर का डेटा मिटा रहा हूं। इस साल एक बंदा दे गया 652 और अगला बंदा दे गया 346। कितने डेटर हैं हमारे? 2। एक ये डेटर है, एक। स्टेप 1 बताएं जल्दी से, वो जो अंग्रेजी मैंने वहां लिखी हुई थी, डिडक्ट इट फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये अकाउंटिंग वालों के बैड डेट रिकवरी इनकम डिडक्ट करें। दोनों डेटर्स को मैं इकट्ठा ही चला रहा हूं, अब अलग अलग सवाल नहीं कर रहा, दोनों डेटर्स को इकट्ठा ही चलाता हूं। पल्स देके गया 652 और हुसैन देके गया, लेकिन जो भी जितने मर्जी देके जाए मेरी बला से, ये रिसीव हुए या खर्चा है? रिसीव होने की वजह से अकाउंटिंग वाले सर ने से किस में डाला होगा? अकाउंटिंग वालों की इनकम्स को क्या करना होता है? अकाउंटिंग वाली इनकम्स को उल्टाना होता है ना, तो उल्टाएं जी। हुसैन के लिए ब्लू मार्कर ले लेते हैं, वो पल्स के लिए ब्लू मार्कर ले लेते हैं, हुसैन के लिए रेड। दो डेटर्स का सवाल इकट्ठा आ गया आज। लेस, बड़ा बोल रहा है आज तो ये। अकाउंटिंग वालों की मोबाइल को साइलेंट पे लगा दो विदाउट वाइब्रेशन सीए करने तक। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम बोलें जी, वरना आप ना मोबाइल के ताबे चलेंगे, फिर जब भी टू पा ची पू करेगा तो आप जाके उसको देख रहे होंगे। तो अपने आप को मोबाइल के ताबे ना बनाएं, मोबाइल को अपने ताबे बनाएं, तो इसलिए इसको वाइब्रेशन पे भी ना रखा करें। मेरी बात भी सुन रहे होते हैं या पल्स इंटरनेशनल जी। अकाउंटिंग वालों की इनकम उल्टा दी। कल ना दोनों सालों के प्रॉफिट दिए हुए थे, तो जिस साल बैड डेट हुआ था वो वाला सवाल भी करना पड़ा था। आज सिर्फ इसी साल का डाटा दिया हुआ है, तो बस फिर इसी साल का सवाल कर रहे हैं हम, पिछले साल का नहीं करे सॉल्व। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट उल्टा दिया, लेकिन एक और भी अकाउंटिंग वालों की रिकवरी, बैड डेट रिकवरी, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी उल्टा दी। एक और डेटर भी है, वो भी पैसे दे गया, उसकी भी अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टाएं। बैड डेट रिकवरी इनकम हुसैन ग्लोबल जी, इसकी भी। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 है नई वर्किंग ओपन करें, यहां तक नोट कर लें। फिर स्टेप 2 है, लग बेहतर है, वर्किंग 2 शुरू करते हैं। अब हम ये न्यूमेरिकल का वर्किंग 1 चल रही है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, बल्कि शायद सवाल में तो टैक्सेबल इनकम मांगी है, तो ये मेन पे कर दीजिएगा। खैर है, टैक्सेबल इनकम मांगी है, ठीक है, वर्किंग 1 कर दीजिएगा, टोटल को बिजनेस में ले जाइएगा, टोटल जो भी हो। वर्किंग्स खोलें जी, 2 डेटर्स की वर्किंग खोलेंगे, 1 डेटर की, दोनों डेटर्स की वर्किंग। किसी को याद हो कल वाली? पहले वर्किंग खोल लेते हैं उसके लिए, पल्स के लिए, और फिर वर्किंग खोल लेते हैं किसके लिए? हुसैन ग्लोबल के लिए। टाइम जाया कर रहा हूं आपका जस्ट। अमाउंट रिकवर्ड 6, वो इधर से अवेलेबल है, वो एक सवाल से अवेलेबल है। 652 अमाउंट रिकवर्ड 3। अच्छा, फॉर्मूलेस पहले पूरे करा दें दोनों के। लेस एक्चुअल रिसीव नहीं मेरे भाई, एक्चुअल रिसीव तो ऊपर डाला है 652, एक्चुअल बैड लेस प्रीवियसली अलाउड। पिछले साल टैक्स वालों ने कितना माइनस करने दिया था? प्रीवियसली अलाउड। इधर भी यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मुझे नहीं पता पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे। एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली अलाउड।
अब पिछले साल की कहानी काली पट्टी के पीछे छुपी हुई है। अब सुने पिछले साल की कहानी टीचर की जुबानी। लास्ट ईयर की डिटेल्स आपको दे रहे हैं। आप पिछले साल का एक्चुअल राइट ऑफ, पिछले साल का न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, लेकिन इस साल फॉर्मूला तो लगाना है ना हमने। 11 यहाँ ड्रामे 1150 प्रीवियसली अलाउड। भाईजान आप हॉन्ट लाओगे तो मैं चलूंगा, आपके हॉन्टों से डायरेक्ट क्लास खेलने का ताल्लुक है। 825 ये कब से मसला है आपको? अच्छा जी, इन दोनों का डिफरेंस लें 325 पॉजिटिव 327 बोले। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर इसका नाम रख दें टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम। अब टैक्स वालों के पॉजिटिव को हमेशा क्या करना है? ऐड करना है। टैक्स वालों के पॉजिटिव को क्या करना है? अब्दुल्ला बैठ जाएं, ना तो इनकी किसी और कैंपस में किसी और कॉलेज में आज क्लास है और दूसरे टीचर से मेरी बात हुई हुई है, वो थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे, तो इसलिए बैठ जाओ, 5-7 मिनट आराम से लगाने लो, इस सवाल को ख़त्म करें। अच्छा जी, तो अब बताएं कि सवाल के मुंह पे कितना डालना है? पूरा तो कर लेना, कैलकुलेशन रहेगी छोटी सी। इनकी पल्स के लिए हमने नीला मार्कर रखा हुआ था ना, ये किन की रिकवरी है? अच्छा, टैक्स वालों की फिगर्स अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो मेरे ख्याल से ऐड करनी चाहिए ना न्यूमेरिकल के बेस पे, तो पॉजिटिव फिगर है प्लस 327। अब जरा इंग्लिश का फिकरा पढ़ने दीजिएगा। बाबलू बाबलू वेयर बैड डेट रिकवरी, बोलो वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन 325, the excess shall be, सही जगह जा रही है उंगली, the excess shall be chargeable to tax under the head income from in the year bad debt is recovered. Try again. Where bad debt recovery, where bad debt, मैंने क्या छोड़ा था, तू कर ले। Where bad debt recovery, where is great, मैं बता रहा हूँ, is greater than 325, the excess shall be chargeable under the head income from in the year bad debt is recovered. लेकिन इसको ना अपने पेपर में ऐसे लिखना है, where bad debt recovery is greater than the difference between actual bad debt and previously allowed as deduction. Where bad debt recovery is greater than the difference between actual bad debt and amount previously allowed as the excess shall be chargeable under that income from in the year in which it is. उसके कंधे का किराया पे करते हो, थोड़ी देर उसके कंधे पे जाके, यार हद होगी यार। Where bad debt recovery is greater than the difference between, पप्पू को बताएं सेक्शन 29 चल रहा है, हूँ पूछा वो ये सर किधर पहुंच गए। नहीं फिर भी मुझे पेज नंबर बताओ। Where bad debt recovery is greater
then difference between whole of bad debt and amount previously allowed as the excess shall be chargeable under that income from in the year in which it is received. तो कल आप लोगों ने स्पोर्ट्स डे पे ना साथ वाले को बुलाना है, पुत्र जरा इधर आई, वेयर बैड डेट रिकवरी, कान में ना वेयर बैड डेट रिकवरी, और फिर शुरू हो जाना है। ये इनको रजिस्टर खोल, मैं इधर सीए करा लें लाल। अच्छा जी, इसका बैड डेट कितना है एक्चुअल? 920 और प्रीवियसली अलाउड कितना लेके भागा था? लेकिन टैक्स वालों की नजर में कितना भागा? 240 और लंगोटी कितनी हाथ में आई? 346। वो तो दे के तो ये गया ना। अच्छा 680 where bad debt recovery is less than the difference between whole of bad debt and amount previously allowed as the shortfall. शॉर्ट होके फॉल हो जाते हैं ना लोग, the shortfall 330 shall be allowed as deduction. That shortfall shall be allowed as, क्योंकि ये फॉर्मूला कभी पॉजिटिव देगा कभी नेगेटिव देगा, कभी दर बदर, कभी इनके दर कभी उनके दर। टैक्स वालों का बैड डेट आ गया दोबारा, किस बंदे का? एच जी का। अब इसको माइनस करेंगे तो भाईजान फॉर्मूला जो है ना कभी प्लस में जवाब देगा कभी माइनस में जवाब देगा। व्हाटएवर टोटल में भी, व्हाटएवर द टोटल में भी, ये आपका और आपके घर वालों का मामला है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। उन्होंने फीस जमा टोटल करके दे दें। अच्छा तो आखिरी दफा आप इसको याद कर लें, वेयर बैड डेट रिकवरी इज लेस देन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बैड डेट एंड अमाउंट प्रीवियसली अलाउड एज द शॉर्टफॉल, द शॉर्ट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। अब काम वही हो गया जो हमने किया था। स्टेप 1 के तौर पे आपने बैड डेट रिकवरी इनकम अकाउंटिंग वालों की उल्टा देनी है और स्टेप 2 में फॉर्मूला लगाना है। अगर पॉजिटिव आया तो, नेगेटिव आया तो, लेकिन अकाउंटिंग वालों की रिकवरी जरूर आनी है। स्टेप 1 अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, फॉर्मूला सारे सही लगाते हैं पेपर में और फॉर्मूले का प्लस माइनस भी, इसमें कोई साइंस ही नहीं। ये अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम 90% बच्चे माइनस करना भूल जाते हैं। स्टेप 1 सबसे आसान है, ये भूल जाते हैं। अब आप जो है वो, मैं आपको होमवर्क और देना नहीं चाह रहा, इसलिए थ्योरी के और न्यूमेरिकल के छोटे छोटे सवाल होमवर्क में ले लें जिन पे आपके 30 मिनट्स लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगले सफ़े पे टिक करें, अगले से अगले पे क्वेश्चन 47, क्वेश्चन 47, फिर आप टिक करें 44, फिर आप टिक करें 42, 47, 44, 42, फिर आप टिक करें 38, 38। यार एक बिल्डिंग बिक रही है और एक प्लांट एक्सपोर्ट हो रहा है नाइजीरिया, कर लेंगे 38। और इसके बाद आप जो है वो क्वेश्चन, बस ठीक है। आज कहाँ लेके जाएंगे साथ वाले को? घर, अपने घर साथ लेके जा रहे हैं, बिरयानी बनवाई हुई है उसके लिए। चलें ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।